हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे भारतीय वन प्रदेश। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में 5वां चैप्टर भारत की जलवायु यानी इंडियन क्लाइमेट। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, आप लोग का इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग जाकर सर्च करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। भारत की जलवायु किस पर आधारित है? तो मानसून पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मौसम एवं जलवायु। ठीक है ना, मौसम क्या होता है? बदलते रहता है प्रतिदिन, और जलवायु बहुत साल वर्षों पर बदलता है। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को मौसम कहते हैं। ठीक, हर दिन, यह हर दिन बदलता है। क्या करता है? यह हर समय हर दिन बदलता है। भारत में मौसम संबंधित सेवा 1875 में प्रारंभ किया। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पुणे। पुणे कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। देखिए, जब हम किसी विशेष क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं पर लगातार 30 वर्षों तक उसका अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ के जलवायु के बारे में पता चलता है। अर्थात किसी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय तक वहाँ की तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति की दिशा की योग को जलवायु कहते हैं। ठीक, देखिए, जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है? आप लोग पढ़े ही होंगे। देखिए, इसका नाम है लैंडफॉल्स। ठीक, इसका प्रयोग जो जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए, एल से क्या होता है? लैटिट्यूड, जो कि अक्षांश होता है। ए से एल्टीट्यूड, जो कि ऊंचाई होता है। और एन से नियरेंस फ्रॉम सी यानी समुद्र के निकटता। नियरेंस, नियरेंस होता है नियरेंस फ्रॉम सी यानी समुद्र से निकटता। डी से क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वाइंड यानी पवन की दिशा। एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट यानी वन। ओ से हो जाएगा ओशियन करेंट से महासागरीय धाराएं। आर से क्या हो जाएगा? रेनफॉल यानी वर्षा। एफ से एम से हो जाएगा क्या? माउंटेन यानी पहाड़ और पर्वत। एस से हो जाएगा सॉइल यानी मिट्टी। अब हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश। देखिए, अक्षांश भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। जिसके बीचों बीच कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा। देखिए, रेखा गुजरती है। इस कर्क रेखा के कारण ही भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कर्क रेखा के उत्तर में एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु और कर्क रेखा के दक्षिण में दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कह रहा है कि पर्वत की स्थिति। पर्वत की स्थिति है भारत के जलवायु में पर्वतों की ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के जलवायु में पर्वतों की ऊंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब पहला नंबर में दिया है कि हिमालय पर्वत है। ठीक है ना, हिमालय पर्वत। देखिए, यह पर्वत उत्तरी पवनों से हमें अभेद सुरक्षा प्रदान करता है और जमा देने वाली यानी जमा ठंडी के मौसम क्या होता है? जमा देने वाली महाठंडी कितना डिग्री? -60 डिग्री सेल्सियस पवन जो उत्तरी ध्रुव से चलकर मध्य एवं किसके बीच? तो पूर्वी एशिया से भारत की ओर बहती है। भारत की ओर बहती है को रोक कर हमारी सुरक्षा करती है। ठीक, क्या करती है? हिमालय पर्वत, जो कि साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं जो कि रोकती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, देखिए, और दूसरा नंबर दिया है बी नंबर में पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पर्वत। ठीक, पश्चिमी घाट वर्षा लाने वाले हवाओं को रोक कर पश्चिमी ढलानों पर वर्षा कराती है। पश्चिमी घाट क्या करती है? जो कि वर्षा लाने वाली हवाओं को रोक कर पश्चिमी ढलानों पर वर्षा कराती है। और वहीं पूर्वी घाट नमी भरी हवाओं को रोकने में असमर्थ होता है। देखिए, अरावली पर्वत का उदाहरण क्या है? इसके कारण राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होता है, क्योंकि रोक कर रखता है उसको, बारिश को आगे जाने ही नहीं देता है। तीसरा नंबर में समुद्र से दूरी। ठीक ना, नियरेस्ट ऑफ सी। देखिए, समुद्र से दूरी हमारी जलवायु एवं मौसम को प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी हमारे जलवायु एवं मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, जो शहर समुद्र के किनारे होता है वहाँ न ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वहाँ का मौसम औसतन रहता है। क्या रहता है? औसतन रहता है। और देखिए, समुद्र का पानी न जल्दी गर्म होता है और न जल्दी ठंडी होता है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये सब तटीय इलाका है। यहाँ पे ज़्यादा ठंडी न पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक ना,
देखिए विषुवत रेखीय यानी विषुवत रेखा से दूरी देख लेते हैं। जितना ज़्यादा हम विषुवत रेखा से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा गोरा रहेंगे, यानी उतना ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, और जितना ही नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या रहेंगे, काले, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे धूप लगेगी, ठीक ना। विषुवत रेखा से जितनी ही दूरी पर होंगे आपकी जलवायु उतनी ही अलग होगी, ठीक। उदाहरण देखिए, केरल और तमिलनाडु के लोग काले और जम्मू कश्मीर के लोग क्या होते हैं, गोरे, ठीक ना। आप लोग पता ही हो गया कैसे होता है। देखिए विषुवत रेखा से हम जितना दूर जाएंगे गर्मी की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक ना। गर्मी की मात्रा क्या होती है, कम होती जाएगी, और आपकी जलवायु हल्का हल्का चेंज होने लगेगी, हल्का हल्का चेंज होने लगेगी। देखिए 5वें नंबर कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए दुनिया किसी भी ऊंचाई को हम समुद्र तल से मापते हैं, किससे मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। अगर आपकी जगह की ऊंचाई जितनी ही ज़्यादा होगी तो ठंडी उतना ही ज़्यादा पड़ेगी। किसी भी ऊंचाई को हम लोग कैसे मापते हैं, तो समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र का वाटर लेवल क्या होता है, सेम होता है। कहीं भी आप लोग नापिए तो उससे क्या होता है, वाटर लेवल पता चलता है कि हमारे समुद्र की ऊंचाई शहर की कितनी है। कहीं भी स्टेशन पर आप लोग देखे ही होंगे कि कितना ऊंचाई यहाँ पे है। 6वां नंबर में हम लोग देखते हैं महासागरीय धाराएं, ठीक ना, ओशियन करंट। देखिए धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या करती है, धाराएं समुद्र से तट की ओर कैसे चलती है, समुद्र से, धाराएं क्या करती है, समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। यह तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर होती है, ठीक है। वहीं के तटीय क्षेत्र को गर्म या ठंडी कर देती है। अब हम लोग पढ़ते हैं मानसून, ठीक ना। मानसून, देखिए मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के किससे हुआ है, मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। मानसून किससे उत्पत्ति होता है, तो इसका भाषा है अरबी भाषा के मौसमिक शब्द से हुआ है, जिसकी अर्थ होता है क्या, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन, ठीक। देखिए मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता किसने किया था, अलमस्ती द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से जून के प्रथम यानी पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है। अगर क्वेश्चन इसमें बनता है कि सबसे पहले कहाँ आता है, भारत से बाहर, यानी अंडमान निकोबार में सबसे पहले आता है, ठीक ना। 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है और सबसे अंत में पंजाब में पहुंचता है। सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है, पंजाब में, ठीक ना। जून जुलाई में बादल बहुत ज़्यादा बनते हैं। जून जुलाई में क्या होते हैं, बादल ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है। इस समय सूर्य कहाँ होता है, कर्क रेखा पर, ठीक। देखिए सूर्य समुद्र के पानी को गर्म कर देता है और पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, और यही वाष्प किसमें बदलता है, तो बादल में बन जाता है, ठीक ना। यह मानसून हल्का दाहिने ओर घूमने चलता है। देखिए यह मानसून हल्का दाहिनी ओर घूमकर चलता है, ठीक। कौन सा, जो जून जुलाई में होता है मानसून। इस मानसून को अरावली पर्वत नहीं रोक पाता है। जो जून जुलाई मानसून आता है उसको अरावली पर्वत कहाँ पर पड़ता है, देखिए अरावली होता है राजस्थान में, ठीक ना। वहीं विंध्याचल पूछेगा तो विंध्याचल कहाँ पे होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्योंकि वे समानांतर है और उनका उत्तराखंड में जाकर बहुत तेजी से हिमालय से टकराता है, और वहाँ पे क्या होता है, झमाझम बारिश होता है और कभी कभी बादल फटने की भी आशंका होती है। देखिए यही बादल से टकराने के कारण यहाँ बहुत तेजी से बारिश होती है और बादल फटने की कहा जाता है, ठीक। देखिए पूर्व मानसून या प्री मानसून उसको कहते हैं जो ऋतु से पहले, यानी जो मानसून से पहले आया था उसको हम लोग प्री मानसून कहते हैं, ठीक ना। देखिए वर्षा ऋतु से पहले जब माध्यम स्तर यानी मध्यम स्तर की वर्षा होती है तो उसे ही पूर्व मानसून कहते हैं या प्री मानसून कहते हैं। इसके आने के बाद मौसम में परिवर्तन जैसे गर्मी वर्षा दोनों होने लगती है, गर्मी के साथ साथ क्या, वर्षा भी होने लगती है, ठीक। और यह अंगूर आम फूल जैसे फलों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक ना। देखिए तापीय सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम हेले ने किया था कब, 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उसके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होता है, ठीक। अगला हम लोग का टॉपिक है, कहना है कि विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। देखिए इसका प्रतिपादन प्लोम के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, प्लोम के द्वारा किया गया। इसके अनुसार विषुवतीय पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा है, जिसकी उत्पत्ति अंततः उष्ण
अभिसरण के कारण होती है। ठीक है ना। उष्ण मतलब क्या, गर्म, जो कि गर्म होता है। अगला है एल नीनो सिद्धांत। एल नीनो सिद्धांत क्या है, देखिए इसके प्रभाव के अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर द्वारा किया गया था। ठीक ना। एल नीनो सिद्धांत का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर द्वारा किया गया था। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं है। एल नीनो सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति नहीं है, वरन अनिश्चितताओं की व्याख्या करता है। ठीक ना, वरना अनिश्चितताओं का व्याख्या करता है। यह पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। देखिए पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक ना। इसके प्रभाव के कारण भारत में क्या होती है, कम वर्षा है। जब एल नीनो आएगा तो क्या होगा, वर्षा कम होगी। एल नीनो कब आता है, तो 5 से 10 वर्ष पर आता है। देखिए एक होता है ला नीनो। ठीक ना, यह एल नीनो की विपरीत संकल्पना करता है। ठीक, इसके प्रभाव में भारत में क्या होता है, सबसे अच्छी वर्षा होता है। जब ला नीनो आएगा तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होगा, और एल नीनो आएगा तो भारत में कम वर्षा होगा, याद रखिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। कहाँ पे होता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रायद्वीपीय। भारत कैसा है, तो प्रायद्वीपीय है। ठीक ना, एक बड़े भूभाग को क्या करता है, प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, एस्ट के द्वारा किया गया था। यह क्षोमंडल में भूमि से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक धारा का नाम है। इसका स्पीड कितना होता है, 150 से 300 किलोमीटर। ठीक ना। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करती है, जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती है। ठीक ना। इसके दो भाग होते हैं, पहला पूर्वी जेट स्ट्रीम, दूसरा पश्चिमी जेट स्ट्रीम। भारत में आने वाले दक्षिणी पश्चिमी मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, जबकि पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून का संबंध उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम से है। पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण होती है। ठीक ना। उत्तर पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं और इससे भारी वर्षा होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जब लंबी अवधि तक के चलती है तो बाढ़ की स्थिति बनती है, और जब यह कमजोर होती है तो सूखा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु में आता है, इसे पश्चिमी जेट पवन द्वारा लाया जाता है। पश्चिमी विक्षोभ प्रायः पश्चिमी जेट स्ट्रीम के पहले आता है, जो रात के तापमान में वृद्धि कर आने का सूचक होता है। ठीक ना। पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होती है। इन हवाओं के द्वारा ही शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों में शीतलहर आती है। ठीक है। देखिए भारत में मानसून दो दिशाओं से आता है। भारत में मानसून दो दिशाओं से आता है। पहला हो जाएगा, भारत में आने वाली मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रारंभ होता है, और यह मानसून 80% वर्षा कराता है। कितना परसेंट, 80%। भारत में लौटने वाला मानसून उत्तर पूर्व मानसून होती है, जो 17% वर्षा कराती है। शेष 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण ही दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला हो जाएगा अरब सागर की शाखा से 65%, दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से 35%। देखिए अरब सागर की शाखा, इस शाखा के द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। वहीं पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह ब्रिटिश छाया प्रदेश में आता है। देखिए अरब सागर शाखा राजस्थान में से देखिए अरब सागर शाखा राजस्थान से भी गुजरती है। इसके बावजूद वहाँ वर्षा क्या होती है, नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे अरावली पर्वत इसके क्या होता है, समानांतर में आता है। देखिए इसके दो प्रमुख कारण हैं, दो प्रमुख कारक है। कौन सा, अरावली पर्वत की दिशा इन मानसूनी पवनों के समानांतर होना। दूसरा हो जाएगा सिंध प्रदेश से आने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। देखिए स्थानीय गर्मी के कारण सामान्य वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी, इन क्षेत्रों में मुख्यतः समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है, विशेष रूप से मानसून पूर्व और मानसून के पश्चिम, जो इस क्षेत्र में चक्रवात के गठन और तीव्रता के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं नमी प्रदान करता है। अतः इसी कारण से बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में चक्रवात अधिक बार और अधिक तीव्र के साथ आते हैं। अगला है कि भारत की ऋतु। देखिए हमारे देश में एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती है, जिस कारण भारत मौसम विज्ञान
भारत मौसम विज्ञान यानी IMD ने भारतीय जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन? देखिए, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ठीक ना। इस समय कौन सा ऋतु चल रहा है? शरद ऋतु चल रहा है। ठीक। देखिए, शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका सूर्य की होती है। जब शीत ऋतु का समय होता है तब सूर्य मकर रेखा पर चला जाता है, जिस वजह से या जिस कारण से भारत की दूरी सूर्य से बढ़ जाती है, जिसके कारण भारत में ठंडी पड़ने लगती है, अर्थात शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। देखिए, शीत ऋतु में चक्रवातीय विक्षोभ कम दबाव वाले भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करते हैं। इसी कारण शीतकाल में मैदानी भाग में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चलती है, जिसे शीतलहर कहा जाता है। इस ठंड के दिन में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वर्षा के लिए भाप बनना जरूरी होता है। भाप बनता ही नहीं है। देखिए, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठंड के दिनों में भारत में वर्षा के कारण मानसून नहीं है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों प्रवाहित होती है जो स्थल से समुद्र की ओर बहती है, जिसके कारण देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इस पवनों के कारण ही कुछ मात्रा में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ठीक है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का मतलब क्या? गर्मी का महीना। गर्मी के दिनों में सूर्य जून के महीने में जब कर्क रेखा पर आ जाता है तो वहाँ की हवाओं गर्म करके ऊपर उठा देता है, जिस वजह से वहाँ हवाओं की कमी देखने को मिलती है, जिसे पूरा करने के लिए हवाएं बहुत तेजी से चलने लगती है और आंधी का रूप ले लेती है। इन हवाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक ना। देखिए, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानता है। पंजाब में धूल भरी आंधी, यूपी बिहार में लू, असम में बरदोली छीड़ा, दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि। नोट में दिया है कि नार्वेस्टर को स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। ठीक। आम्रवृष्टि आम को जल्दी पकाने में सहायक करता है। दिया गया कि पूर्वी मानसून असम में चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। इसी कारण असम के लोग प्री मानसून का इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ये वर्षा नहीं, ये झरना के समान है। अतः असम के लोग इसे चाय की बौछार यानी टी शावर कहते हैं। वहीं कर्नाटक में फूल की खेती के लिए यह वर्षा अच्छा काम करती है, तो वहाँ के लोग इसे चेरी ब्लॉसम, या केरल के लोग इसे आम्रवृष्टि कहते हैं। ठीक ना। देखिए, वर्षा ऋतु जून के शुरुआत में मानसून भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश करता है। सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मानसीरंग में 1400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक ना। नोट में दिया गया है कि रेन गेज क्या करता है? वर्षा को मापते हैं। भारत अपने अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं से प्राप्त करता है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पे? लेह में। और लौटते मानसून से वर्षा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। देखिए, शरद ऋतु यह 15 सितंबर से 15 दिसंबर के समय काल को शरद ऋतु कहते हैं। इस समय मानसून लौट चुका होता है और मानसून लौटने के कारण आसमान पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिस कारण से चिलचिलाती धूप पड़ती है। इस समय मौसम औसतन रहता है, क्योंकि सूर्य हमसे दूर जा रहा होता है। ठीक ना। देखिए, आप लोग का ये जो कि चैप्टर था कौन सा? देखिए, यहाँ पे भारत के जलवायु चैप्टर आप लोग के पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही। जय हिंद।